गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और जो लोग 2020 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको 15 सितंबर तक ही करंट अफेयर्स जो है वो कवर करने हैं। बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम से 15 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स कवर करके जाना एक सेफ ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे 15 सितंबर तक ही करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं अगर आप 2020 का प्रीलिम्स दे रहे हैं। अगर आप 2021 या उसके आगे आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद अपनी जो रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है वो अपनी कंटिन्यू रखिएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद असम राइफल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है। 13th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के ऊपर भी हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इंडो पैसिफिक क्लब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जर्मनी के बॉर्डर्स के बारे में देखेंगे, ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव अबाउट व्हाट कैन गो राइट। देखिए इसको यूपीएससी में कैसे अप्लाई करना और कैसे ये जो कोटेशन है अभी इस टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत बार आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि 2020 की तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने काफी ज्यादा प्रिपरेशन करी बट अभी भी ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम ना हो। बट आपको अभी जो फोकस करना है, देखिए जितनी प्रिपरेशन आप कर सकते थे उतनी कर ली। अब एग्जाम को 30 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। अब आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। अब आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है रिवीजन। और जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसके को कैपिटलाइज करके उसके ऊपर बैंक अपॉन करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जाइए ताकि अच्छे से एग्जाम किया जा सके। अगर अभी आप ये नेगेटिव थॉट्स के अंदर चले जाएंगे तो जो रिवीजन के लिए जो आपके 20-25 दिन बचे हैं इसे भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचने की बजाय कि क्या आप एग्जाम में कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, जैसा भी एग्जाम होगा मैं उसे मैनेज कर लूंगा। चलिए अगर इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो चांसेस आपके वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे प्रीलिम्स को क्रैक करने के। जो न्यू मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, निमिषा ने ज्वाइन किया है, जॉन राजा ने, करण सिंह ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है। देखिए अगर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर आता है, मान लीजिए आपने 7 का स्कोर किया या 8 का स्कोर किए, तो 24 आवर्स में एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जैसे भी आपको टाइम लगता है। लेकिन लेस देन अगर 6 आपने स्कोर किया, मान लीजिए 5 का स्कोर आया है, 3 का स्कोर आया है, तो उस सिचुएशन के अंदर आफ्टर एन आवर और सो 1 घंटे के बाद इसे वैसे ही रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो एसवीईपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना। एसवीईपी जो है उसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेकेंड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द रूरल पुअर कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो जो यहाँ पे रूरल एरियाज में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। सोचिए। चलिए तो यहाँ पे एसवीईपी के बारे में मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या न्यूज थी वो तो देखेंगे ही, बट पहले कि क्या ये इंप्लीमेंट किया जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है आपका, तो यस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गांव में रहने वाले, जो विलेज एरियाज में रहने वाले, रूरल एरियाज में रहने वाले गरीब हैं उनको उनकी पॉवर्टी से निकाला जाए। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में। अब मैं कुछ और चीजें इसके बारे में बताऊं। एसवीईपी जो है बेसिकली 3 मेजर पिलर जो है रूरल स्टार्टअप के लिए कवर करता है, जैसे कि फाइनेंसेस की बात करी जाती है इसके अंदर, सेकेंड है इसके अंदर इंक्यूबेशन की बात करी जाती है, और तीसरा है स्किल इकोसिस्टम की बात करी जाती है। ध्यान रखिएगा एसवीईपी के अंदर बेसिकली जो रूरल एंटरप्राइजेज है उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है कि कैसे उनको इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इससे होगा क्या, अगर रूरल एरियाज में ही एंटरप्राइज डेवलप हो जाती है, स्टार्टअप जो एक कल्चर है वो आ जाता है रूरल एरियाज के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो या दूसरे एरियाज के अंदर हो। तो पहली बात तो यहां से लोग अर्बन एरियाज में मूव करना बंद करेंगे, तो अर्बन एरियाज की जो कंजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी सोल्व हो जाएगी। और जब रूरल एरियाज को के लोग जो है अर्बन एरियाज में मूव करते हैं तो वहां पे जो इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उनके काफी कम होते हैं, और उनको जो पे भी किया जाता है अमाउंट वो काफी कम होता है। अगर अपने ही रीजन के अंदर, अपने ही एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर रहकर अगर वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो इससे
अच्छी बात ही नहीं होगी। और अभी तो आप देख भी रहे हैं कि जो पहले रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो कल्चर उल्टा होता जा रहा है, अर्बन एरिया से लोग रूरल एरियाज में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी जो एक पहल है वो करी गई है, और इसमें होगा क्या, रूरल एंटरप्राइजेस को आगे और भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि असम राइफल्स को लेकर है। असम राइफल्स के बारे में पूछा गया कि असम राइफल किसके अंडर में आती है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या फिर कैबिनेट के अंदर? सोचिए। चलिए देखिए, इसका आंसर अगर आपने ए किया है देन यू आर करेक्ट, अगर आपने बी किया है तो भी आप सही हैं, क्योंकि असम राइफल अपने आप में एक ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो दो डिपार्टमेंट के द्वारा डील करी जाती है। दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों ही करेक्ट है। अब बात आती है कि क्वेश्चन न्यूज में क्यों था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 12 वीक्स का मतलब 3 महीने का टाइम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया है, और कहा है कि आप ये डिसाइड करिए कि क्या ये गृह मंत्रालय के अंडर में आएगी या रक्षा मंत्रालय के अंडर में आएगी। अदरवाइज क्या है, जब दो मिनिस्ट्रीज इसको हेड करती हैं तो किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है, और इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। आप जानते हैं हमारे पास 6 तरीके की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जिसमें सीआरपीएफ भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, असम राइफल। अगर हम असम राइफल को छोड़कर बाकी सबकी बात करें तो उनको एक ही मिनिस्ट्री हेड करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन असम राइफल के केस में यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आती है और एमओडी, क्योंकि आर्मी का भी इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अब ये जो चीज है ठीक होने वाली है बहुत जल्दी। और इस पे क्वेश्चन उठाया गया था, एक एक्स सर्विसमैन जो असम राइफल में सर्व कर चुके थे, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से प्रेजुडिसेस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है पर्सनल के अंदर, तो अगर एक ही मिनिस्ट्री रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। असम राइफल्स के बारे में कुछ और चीजें देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर और भी बनाया है जो कि आगे आने वाले एमसीक्यूज में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 13th अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट 13th अमेंडमेंट? 13वीं अमेंडमेंट अगेन न्यूज में थी, इसी वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 13वीं अमेंडमेंट जो है एक आउटकम था इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987। तो यहाँ पे इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जुलाई 1987 का ये एक आउटकम था, 13वीं अमेंडमेंट हो सकता है। इट वाज साइंड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड द प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने। तो दो प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए गए हैं, इंडियन साइड से थे अटल बिहारी वाजपेयी, और बाकी प्रेसिडेंट जो थे दूसरी साइड श्रीलंकन साइड से वो थे जयवर्धने। इट वाज एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व श्रीलंका's एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दैट हैड एग्रीवेटेड इनटू अ फुल फ्लैश सिविल वॉर। तो जो फुल फ्लैश सिविल वॉर के अंदर वो कन्वर्ट हो रही थी, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वहां पर, कहां पे, श्रीलंका के अंदर, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। सोचिए। चलिए देखिए, अभी राजपक्षा ने नवंबर 2019 में कुछ इलेक्शंस जीते थे, प्रेसिडेंशियल पोस्ट बेसिकली उन्होंने जीते थे, और अभी इसी महीने में अगस्त 2020 में जो जनरल इलेक्शन है वो भी उन्होंने जीत लिया। और इसी वजह से जनरल इलेक्शन के जीतने के बाद जो है लोगों ने बात करना शुरू किया कि जो 13वीं अमेंडमेंट लाई गई थी, 13वीं अमेंडमेंट जो पास करी गई थी 1987 के अंदर, जिसके हिसाब से कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे, मोर स्पेसिफिकली 9 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर पावर डेवोल्यूशन करना था, वो अभी तक उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ जैसा कि डिसाइड किया गया था। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही है जो वो 9 प्रोविंसेस है उसके अंदर ये जो पावर डेवोल्यूशन है वो अच्छे से किया जा सके, ठीक है। तो इसी वजह से 13वीं अमेंडमेंट दोबारा से न्यूज में थी, जिसे इंडिया और श्रीलंका ने 1987 के अंदर साइन किया था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अगर तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यस, तब जो एलटीटीई है और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो पूरा एक सिविल वॉर का रूप लेता जा रहा था। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, दैट वाज द पीरियड ऑफ 1999 के आसपास का टाइम था। तो 1987 के अंदर ये जो अकॉर्ड साइन किया गया, तब वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। तो राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धने के बीच में ये जो अकॉर्ड था साइन किया गया था 1987 जुलाई के महीने के अंदर, और यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। एलटीटीई की आर्म फोर्सेस एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, श्रीलंकन आर्मी, और उसी वजह से ये जो पर्टिकुलर अकॉर्ड था इसको साइन किया गया। और सिन्हाला मेजोरिटी एरियाज जो है 9 प्रोविंसेस जो थे उसे डिसाइड किया गया कि वहां पर पावर का जो डेवोल्यूशन है वो किया जा सके और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट किया जा सके। और अगर आपको मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कुछ एरियाज थे, जैसे कि एजुकेशन एक एरिया था तब के टाइम में, हेल्थ,
एग्रीकल्चर, पुलिस, हाउसिंग, इन सबको डेवल्यूट करने की बात करी गई थी कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो हम प्रोविंसेस, जो 9 प्रोविंसेस की बात करिए, हम उनको दे देंगे। लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस इस एरिया के अंदर करी नहीं गई, इवन दो पेपर्स के ऊपर ये सब चीजें कर दी गई थी, लेकिन ज्यादा हेडवे इस एरिया के अंदर किया नहीं जा सका। पर अभी दोबारा से जो डिमांड है वो उठी है, क्योंकि यहां पे राजपक्षा की गवर्नमेंट सिलेक्ट होके आई है, तो हो सकता है अभी जो 13वीं अमेंडमेंट है उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि BRAP के बारे में बात कर रहा है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड। तो BRAP की जो रैंकिंग है अभी आई है, इसमें वेरियस स्टेट्स की रैंकिंग दी गई है। तो कौन से स्टेट ने इसमें टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने, यूपी ने, तेलंगाना, हरियाणा। सोचिए। चलिए, तो ये 4th एडिशन था BRAP, दैट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग का, जिसमें वेरियस स्टेट्स को रैंक किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे, और मोर स्पेसिफिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का जो रैंक है वो नंबर 1 आया है। लास्ट ईयर भी आंध्र प्रदेश टॉप पोजीशन पे था। तो रैंकिंग आप देख सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, 2018-19 में नंबर 1 पे है, और 2017-18 की जो रैंकिंग थी उसमें भी ये नंबर 1 पे था। उत्तर प्रदेश ने 12वें नंबर से छलांग लगाई है 2nd नंबर पे, तो ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तेलंगाना जो है 2nd स्पॉट से हटकर 3rd स्पॉट पे चला गया है। देन मध्य प्रदेश का नंबर आता है, देन झारखंड। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इसी से मिलता जुलता है। BRAP के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है BRAP को लेकर? पहली कहती है, द फर्स्ट एडिशन केम आउट इन 2015 में इसका पहला एडिशन आया था, हो सकता है। इट इंक्लूडेड 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज, तो पैरामीटर्स की बात हो रही है, 12 पैरामीटर्स जो है वो इसमें इंक्लूड करे गए हैं, ये भी हो सकता है। हरियाणा फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हैज टॉप द रैंकिंग, तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा जो है उसने टॉप किया है। सोचिए। चलिए, देखिए, सबसे पहली जो रैंकिंग आई थी वो 2015 में आई थी, फिर 2016 में, पीछे मैंने आपको दिखाया 2017-18, और फिर 2018-19। ठीक है, तो ये 4th एडिशन था, आप जानते ही हैं। तो ये फर्स्ट एडिशन इसका 2015 में आया था, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर 12 रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं उसको यूज किया गया है, 180 रिफॉर्म पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है। एट द सेम टाइम, जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, सिंगल विंडो सिस्टम किस स्टेट के अंदर है, किसके अंदर नहीं है, लेबर लॉज कैसे हैं, एनवायरमेंट का इश्यू जो है वो देखा जाता है, नहीं देखा जाता, ऐसे मिला के 12 रेगुलेटरी एरियाज को कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हरियाणा ने नॉर्थ इंडिया में टॉप नहीं किया है, इट इज उत्तर प्रदेश। मैंने आपको रैंकिंग दिखाई थी उत्तर प्रदेश की, काफी अच्छा उत्तर प्रदेश ने परफॉर्म किया। अगर आप देखें यहाँ से नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो रैंक था 12वां हुआ करता था, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एवरेज रैंकिंग थी, और यहां से टॉप पोजीशन पे आया है। जो चेंज है आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 का आपको चेंज दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो चेंज है वो भी काफी यहाँ पे कंसिडरेबल है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है उसका जो इंप्रूवमेंट है वो तो काफी अच्छा है। यहाँ पर चलते हैं, एक बार देखते हैं रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो BRAP रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए, तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो MCQ की प्रीलिम्स की सीरीज है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्विजेज हैं इसके अंदर उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा प्रीलिम्स में जाने से पहले, ताकि कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का MCQ आपका गलत ना हो। एट द सेम टाइम, जिन्होंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो MCQ की सीरीज है उसको सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से दोनों के जो MCQs हैं वहां क्विजेस के तौर पे अपडेट किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं exam.network.com पे। इन MCQs को बार बार आपको प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स के अंदर जाना है, मिस मत करके जाइएगा, प्रैक्टिस को अच्छे से करके जाइएगा, ताकि प्रीलिम्स के अंदर जो 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन से आएंगे वो आपके गलत ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग असम राइफल्स। मैंने आपको बताया था कि असम राइफल पे 2 क्वेश्चन बनाए हैं। एक तो पीछे हमने देखा था असम राइफल के ऊपर, जिसमें हमने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों इसको हेड करते हैं। अपने आप में अकेली एक ऐसी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसके ऊपर 2 मिनिस्ट्रीज हैं, और यहाँ पे अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये डिसाइड हो जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको हेड करेगी। इसके ऊपर असम राइफल के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है असम राइफल इज द लेटेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। तो अभी तक की लेटेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, आप जानते हैं पीछे देखा था 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज हमने देखी थी CAPF के अंदर, सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सी है? असम राइफल हो सकता है। इट इज टास्क विद मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है, ये भी हो सकता है। इट इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अपने आप में एक अकेली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया। मतलब तीसरी जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है, डी एलिमिनेट हो जाता है। बाकी के बारे में आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है।
चलिए देखिए, असम राइफल की बात करें सो इट इज नॉट द लेटेस्ट नहीं है ये, इट इज द ओल्डेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको 1835 में ब्रिटिशर्स के द्वारा रेज किया गया था, ताकि जो उस टाइम पे ब्रिटिश के टी स्टेट्स होते थे जो कि असम रीजन में ही होते थे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, साथ में ही यहां पे होता क्या था, टी स्टेट्स के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि वहां पर रेड करी जाती थी नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स के द्वारा, और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल से प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने असम राइफल्स को बनाया था। द फोर्स वाज नोन एज कचार लेवी, तब के टाइम पे इसे कचार लेवी के तौर पे जाना जाता था, और बाद में इसे असम फ्रंटियर फोर्स के तौर पे जाना जाने लगा, और इसका जो रोल था वो भी इंक्रीज कर दिया गया। पहले तो सिर्फ टी स्टेट को बचाना था, लेकिन बाद में जो हमने इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आज के टाइम में जो म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस फोर्स को यूज किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है लेटेस्ट है, ये गलत हो जाती है, लेटेस्ट नहीं है ये। सेकंड, क्या नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट आज के टाइम पर करेक्ट होती है। पैरामिलिट्री फोर्स है ड्यूअल स्ट्रक्चर की, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जब मैं कहता हूं कि इसमें डुअल आपका कंट्रोल है, एमएचए और एमओडी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो किस तरीके से, देखिए जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है एमएचए का है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में क्या होता है कि किसकी सैलरी जो है वो कहां से आएगी, तो एमएचए का रोल रहता है सैलरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात करें, मतलब जो ऑपरेशनल पूरा एस्पेक्ट होता है वो एमओडी के हाथ में होता है। तो अगर ट्रांसफर करना है वो एमओडी डिसाइड करेगा, क्योंकि ऑपरेशंस किसके हाथ में है, एमओडी के हाथ में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए के हाथ में। तो सैलरीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो एमएचए डिसाइड करेगा। तो इसी वजह से जो कंफ्यूजन है ये बना रहता है, और यहां पे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही अब एक ही मिनिस्ट्रीज को हेड करेगी आगे आने वाले टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंडो पैसिफिक क्लब के ऊपर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन इंडो पैसिफिक क्लब, तो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया है, सोचिए क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके पास, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चलिए, तो बेसिकली जो इंडो पैसिफिक क्लब है इट इज नथिंग बट द इंडो पैसिफिक रीजन। जैसे हमारे पास क्वाड भी है, क्वाड के अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, जिसमें यूएस है, इंडिया है, साथ में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरीके से इंडो पैसिफिक क्लब एक ऐसी अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वेरियस कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, और रिसेंटली जर्मनी ने इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया है। मूव जो है ये बेसिकली ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर जो चाइना है वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से जर्मनी ने एक 40 पेज की गाइडलाइंस जो है, एक स्ट्रेटेजी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अडॉप्ट करी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस चीज के बाद, इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के बाद यूरोपियन नेशंस की बात करें तो आफ्टर फ्रांस ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, तो जर्मनी जो है सेकंड ऐसी कंट्री बन गई है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने वाली है, ताकि चाइना को यहां पे काउंटर बैलेंस किया जा सके। ऑलरेडी क्वाड जो है वो तो आप जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, क्योंकि जर्मनी न्यूज में है, तो जर्मनी को कौन कौन सी कंट्रीज के जो बॉर्डर है वो टच करते हैं। क्या पोलैंड टच करता है, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूके, सोचिए क्या आंसर है। चलिए, तो यहाँ पे पोलैंड भी टच करता है, मैप पे देखेंगे बेल्जियम भी टच करता है, ऑस्ट्रिया भी टच करता है, लेकिन यूके इज नॉट टचिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। जर्मनी को देख सकते हैं, ऊपर डेनमार्क है, ईस्ट साइड में पोलैंड है, देन साउथ ईस्ट में चेक रिपब्लिक है, नीचे ऑस्ट्रिया है, देन नेदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, और यहाँ पे नीचे फ्रांस भी है। और अपने आप में मैं आपको बताऊं, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि एक अपने आप में ही अकेली नॉन ईयू नेबर है, किसका, जर्मनी का, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रिक्स के ऊपर है। पूछा गया ब्रिक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली 5th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग जो थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करी गई, और इसकी चेयरमैनशिप जो थी वो किसके हाथ में थी, इसकी चेयरमैनशिप थी रशिया के हाथ में, और इसी वजह से ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जीम ओनेल कॉइन द टर्म ब्रिक। तो जो ब्रिक टर्म थी वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम जीम ओनेल है, उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया था 2001 के अंदर। द ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन 2006। इसका फॉर्मलाइजेशन कब किया गया, जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी 2006 के अंदर। साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक इन दिसंबर 2015। साउथ अफ्रीका को 2015 में इन्विटेशन दिया गया था ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए। सोचिए
चलिए देखिए, 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनेल, इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म, जिसमें BRIC का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और ये जो ग्रुपिंग थी फॉर्मली जो आप कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन में आई, वो ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी 2006 की, उसके बाद आई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। ये आप जानते हैं कि इसे ब्रिक के तौर पे कॉइन किया गया था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, और ये ऐसा हुआ कब था? ऐसा हुआ था 2010 के अंदर, ना कि 2015 के अंदर। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पहली और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था इसे। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और चीज मैं आपको बताऊं मेंस में लिखने के लिए या फिर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी ना 2014 फोर्टलेजा ब्राजील के अंदर। देखिए ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि 2014 की समिट कहाँ हुई थी, 2014 की समिट में क्या हुआ था, 6th समिट में क्या हुआ था। तो छठी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी 2014 के अंदर फोर्टलेजा ब्राजील के अंदर, वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB जिसको कहते हैं, शंघाई चाइना में जिसका हेडक्वार्टर है, उसको बनाया गया था। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो, कौन, जो ये कंट्रीज थी ब्रिक्स कंट्रीज, इन्होंने एक ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट भी था, अरेंजमेंट, उसको भी यहाँ पे साइन किया था ताकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके वेरियस मेंबर्स को, चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हो। तो ये जो दो चीजें थी ये करी गई थी। इसी वजह से 6th समिट जो कि फोर्टलेजा में करी गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके ऊपर स्टेटमेंट प्रीलिम्स के अंदर आ सकती है, और नहीं तो मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर समिट का जिक्र जो है अपने मेंस के आंसर के अंदर कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली कहती है ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नॉक्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज VOC। तो ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है वो कब बनती है? जब नॉक्स और VOC जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, हो सकते हैं। इट यूजुअली इंक्रीजेज बाय पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय कार्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज एंड केमिकल प्लांट्स। तो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी है वो कब इंक्रीज होती है? क्वांटिटी इंक्रीज होती है जब एमिशन किया जाता है कार्स के द्वारा, पावर प्लांट्स के द्वारा, रिफाइनरीज और बॉयलर्स के द्वारा। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, अभी एक स्टडी थी न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि जो नियर सरफेस ओजोन, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात हो रही है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली रीजन के अंदर, जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में फॉल करता है, वहां पर काफी कम है कंपेयर टू अदर अर्बन लोकेशंस इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो स्टडी की फाइंडिंग है, इसकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जिसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहा जाता है। और यहाँ पे नॉक्स और VOC के केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ये बनती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है जब पावर प्लांट्स के द्वारा, कार्स के द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के द्वारा, केमिकल प्लांट्स के द्वारा, रिफाइनरीज के द्वारा जो एमिशन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट एक रिलेशन है दोनों के बीच में। तो जैसे पोल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट्स जो है, इनके द्वारा इंक्रीज करे जाते हैं, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सिंपल था। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब रिवीजन को बिल्कुल मिस मत करिए कि 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं और फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको कॉमन सेक्शन में आंसर करना है वो देखेंगे। तो शुरुआत करी थी हमने स्वीप के साथ, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये जो है बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रूरल एरियाज में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि जो अर्बन एरिया से पलायन जो है वो रूरल एरियाज की तरफ हो रहा है। तो अगर हम रूरल एरियाज के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी बात होगी। असम राइफल्स की बात करें तो दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे 3 महीने का टाइम जो है वो दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करे कि ये जो डुअल स्ट्रक्चर है इसको कैसे खत्म करना है। 6 जो CAPF थी जो MHA के अंदर आती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। असम राइफल जो है वो ओल्डेस्ट मानी जाती है, 1835 में बनाई गई थी। 13वीं अमेंडमेंट जो है वो श्रीलंका की है और अभी यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें राजपक्षा जो है वो जीते हैं और इसी वजह से 13वीं अमेंडमेंट के ऊपर दोबारा से बात करी गई थी। ये साइन करी गई थी प्राइम मिनिस्टर जो तब के थे हमारे राजीव गांधी जी और उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे JR जयवर्धने, उनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे श्रीलंका की जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर ये अमेंडमेंट जो थी ज्यादा से ज्यादा पावर को डेवोल्यूशन करने के लिए 9 प्रोविंसेस के अंदर इसके लिए बात करी गई थी। ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन इसका हो नहीं पाया। BRAP के बारे में देखेंगे, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग के अंदर आंध्र प्रदेश ने कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम टॉप किया है। लेकिन यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि 12वें रैंक से सीधा उसने छलांग लगाई है सेकंड रैंक के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और नॉर्थ
अगर हम रीजन की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर BRAP के अंदर जो है उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। वेरियस स्टेट्स की रैंकिंग भी देखेंगे। पहला एडिशन इसका 2015 में आया, ये अभी जो रिसेंट रैंकिंग है ये 4th एडिशन की रैंकिंग है। 12 इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं और यहाँ पे यूपी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इवन हिमाचल प्रदेश जो है इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, 16 से सीधा 7th रैंक पे आए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर असम राइफल्स के बारे में दोबारा से बात करी थी। ओल्डेस्ट है और 1835 में आई थी, अंग्रेजों ने बनाया था, टी स्टेट्स को बचाने के लिए बनाया था और अभी म्यांमार जो बॉर्डर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है अभी आगे आने वाले टाइम में इसका खत्म कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा था इंडो पैसिफिक क्लब को जर्मनी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो बाकी कंट्रीज को जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं वो तो निकालने ही पड़ेंगे। जर्मनी की हमने लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया टच करते हैं इसको, और स्विट्जरलैंड अपने आप में नॉन यूरोपियन कंट्री है जो इसकी नेबर है। ब्रिक्स के बारे में देखा था, जो 2001 में ये टर्म जो थी, ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है इसको कॉइन किया गया था जिम ओ'नेल के द्वारा। 2006 में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और ब्रिक जो थी ब्रिक्स बनी थी 2010 के अंदर, जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था। जो फोर्टलेजा की 6th एडिशन की 2014 की समिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आया था इस टाइम पर और साथ में ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो था वो बनाया गया था, ताकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट जो मेंबर कंट्रीज है उनको दिया जा सके। फिर हमने देखा था ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में, नॉक्स और VOC को मिलकर रिएक्शन करके बनती है और यहाँ पे यूजुअली इसका इंक्रीज होता है पावर प्लांट्स के एमिशन के द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा और केमिकल प्लांट्स के एमिशन के द्वारा। और रिसेंटली रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली वाला रीजन है वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन का वो काफी कम है कंपेयर टू अदर अर्बन लोकेशंस। ये ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, कितना भी आपने स्कोर किया, इवन अगर आपने 0 भी स्कोर किया तो आप लिख दीजिएगा और दोबारा से रिवाइज जरूर करिएगा इंप्रूव करने के लिए, और फिर बाद में अपने इंप्रूव्ड मार्क्स जो होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में आपके आते हैं वो जरूर लिख दीजिएगा। देन आपको आंसर करना है इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में, क्या है ये और किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर प्रदीप राजपूत ने करेक्ट किया, तो प्रदीप आप हमें बताइएगा netmockprep@gmail.com के ऊपर कि आपको जो PDF चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी भाषा में चाहिए। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है उसमें मार्क्स लिख दीजिएगा। इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो आपको पता ही है, और जो इस लेक्चर की PDF है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको मिल जाएगी और कोई भी आपका डाउट है तो भी आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो YouTube आपको नहीं भेजेगा और जो करंट अफेयर्स के जो MCQs होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के जो MCQs हम करते हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।